हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम फ्रॉम यूरेनियम। हम देखेंगे कैसे यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरेशियम को सेपरेट आउट किया जाता है। देन हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज है लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स के अंदर जो अब तक हमने पढ़ी है वो देखेंगे। ठीक है, देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड्स। डिफरेंस हम देखेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स के अंदर। और जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के साथ ही आपका जो एक्टिनोइड्स और लेंथेनॉइड का चैप्टर है दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स है इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं देखे हैं वो उन्हें कंप्लीट देखें। ठीक है यस स्टूडेंट्स, तो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है आपके पास दैट इज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ दैट इज chemistry of separation of नेपच्यूनियम। ठीक है, आपको क्या क्या सेपरेट करना है। फर्स्ट वन इज नेपच्यूनियम, ठीक है। देन आपके पास क्या है, प्लूटोनियम Pu, एंड देन है आपके पास अमरेशियम। ठीक है, इन तीनों को सेपरेट करना है कहां से, फ्रॉम यूरेनियम। ओके आपको ये तीनों एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो है सेपरेट करने हैं यूरेनियम से। तो देखिए जो ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप क्या लिखते हो, नेपच्यूनियम को, देन आप लिखते हो प्लूटोनियम को, देन लिखते हो अमरेशियम को। ठीक है, तो इन सब के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नेपच्यूनियम 93 है, प्लूटोनियम 94 है, अमरेशियम 95 है। ठीक है, यदि मासेस की बात की जाए तो इसका मास होता है 237, इसका होता है 239 और इसका होता है आपके पास 241। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, 93, 94, 95 और ऊपर का जो डिफरेंसेस है वो क्या है आपके पास 2 का है। ठीक है, तो मास नंबर 2 से डिफर है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिफर है, क्योंकि आपके पास क्या आते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम। तो निपटेंगे पुराने आम ये तीनों है आपके पास। ठीक है, इसको आप ऑब्टेन कहाँ से करते हो, कहाँ से ये आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास स्पेंट फ्यूल्स होती हैं, स्पेंट फ्यूल रॉड्स ऑफ यूरेनियम। ओके, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम की रोड यूज करते हैं, ठीक है, जब वो यूज कर ली जाती है तो उनके अंदर फिर भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम उस रोड से एब्स्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास जनरली जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, तो यूरेनियम जो है आप सभी को पता है दो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। ठीक है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके 2 आइसोटोप्स होते 3 हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, 2। ठीक है, 2 आइसोटोप्स जो है होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसके 2 आइसोटोप है, दैट इज फर्स्ट वन इज यूरेनियम 238 एंड सेकेंड वन है आपके पास यूरेनियम 235। ठीक है, ये होता है। तो आप देखिए इसके अंदर जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे डिफर है, मास में डिफर है। तो ये एक दूसरे, ये क्या है, आइसोटोप्स है यूरेनियम के। यदि इनकी अबेंडेंस देखी जाए कि कितना कितना मिलता है, तो जो यूरेनियम 238 है उसकी अबेंडेंस ज्यादा है, वो मोस्टली मिलता है 99% 9 सॉरी 99% 3, दिस इज नॉट 9, 99% 3% मिलता है। और जो आपके पास यूरेनियम 235 है उसकी अबेंडेंस है 0.7%। ठीक है, एक और जो आपके पास आइसोटोप होता है यूरेनियम का दैट इज यूरेनियम 92 हो गया और ऊपर होता है इसका मास नंबर 233। ठीक है, तो यूरेनियम 233 जो होता है वो मिलता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में जो मिलता है। अब हमें क्या करना है, हमें मेनली जो आपके पास बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि सेपरेशन करनी है, किन किन की हमें सेपरेशन करनी है, नेपच्यूनियम की, देन प्लूटोनियम की एंड अमरेशियम की। कहाँ से करेंगे, यूरेनियम से। तो आपको पता चल गया कि यूरेनियम जो है 238 और 235 से जो है आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। तो आप इन आइसोटोप से क्या निकाल सकते हो, नेपच्यूनियम की फॉर्मेशन कर सकते हो, प्लूटोनियम की और अमरेशियम की। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि हम नेपच्यूनियम को कैसे ऑब्टेन करते हैं। पहले हम किसको देखेंगे कि नेपच्यूनियम को हम कैसे ऑब्टेन करें। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्टली क्या किया जाता है कि जो आपके पास नेपच्यूनियम है उसको हम कहाँ से ले ऑब्टेन कर रहे हैं, यूरेनियम से। तो यूरेनियम जो है, यदि हम उसका आइसोटोप ले, कौन सा आइसोटोप ले, 235, यूरेनियम 235 से आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, नेपच्यूनियम। कैसे करेंगे, जब इसके ऊपर हाईली जो आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का क्या किया जाए, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो ये आपको क्या देगा, इसमें देखिए क्या हो जाता है, ये जो यूरेनियम है, ठीक है, इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं है, 0 है नीचे, तो ये बाद में का क्या रहा, बाद में रहा। ऊपर इसमें क्या हुआ है, मास नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये क्या हो गया आपके पास 236 हो गया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर चेंज आया। नाउ अगेन क्या किया जाता है, अगेन इसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं। जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाएगा तो ये आपके पास यहाँ फॉर्म करके देगा आपको यूरेनियम 92, और ऊपर आपके पास मास हो जाता है 237। नाउ लास्ट स्टेप में इसके अंदर क्या किया जाता है, बीटा एलिमिनेशन किया जाता है। बीटा का जब एलिमिनेशन होगा तो ये आपको देगा यहाँ पर, क्योंकि बीटा क्या करता है, एटॉमिक नंबर नीचे 0, इसमें क्या होता है 1 एंड 0। ओके, तो 1 और 0 होता है, तो 92 से क्या हो गया 93, और ऊपर क्या रहेगा 237। तो अब देखिए, हम इसको यहाँ यूरेनियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 93 जो है वो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। तो आपके पास यहाँ ऑब्टेन क्या हुआ है, 93 किसका एटॉमिक नंबर है, नेपच्यूनियम का, तो ये क्या बन गया, नेपच्यूनियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेपच्यूनियम को ऑब्टेन कर लिया। नाउ सेकंड वन क्या है आपके पास, सेकंड है आपके पास कि पीयू को कैसे ऑब्टेन किया जाए, पीयू को कैसे ऑब्टेन किया जाए। तो देखिए, यहाँ आपके पास अगेन वही क्या है, यूरेनियम है, लेकिन अब की बार हमने यहाँ यूरेनियम का आइसोटोप लिया 238। क्या लिया, 238 हमने उसका आइसोटोप लिया। 92 उसका एटॉमिक नंबर होता ही है। जब उसके ऊपर क्या होता है, बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, 1 न्यूट्रॉन जब उसके ऊपर बम्बार्ड किया जाएगा तो ये आपको दे देता है एक जो एटॉमिक जो मास नंबर है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, ये आपको वो देगा यूरेनियम 92, और ऊपर हो जाएगा 239। ठीक है, क्या हो जाता है 239। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें क्या हो जाता है, एक बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन जब होता है तो आपको पता है किसके अंदर चेंज होगा, बीटा एलिमिनेशन होते ही मास नंबर के अंदर जो है चेंज नहीं होगा, आपके पास चेंज होगा एटॉमिक नंबर। आप इसको याद रखेंगे, ये किस में चेंज करेगा, एटॉमिक नंबर के अंदर चेंज करेगा। न्यूट्रॉन क्या करता है, मास नंबर को एक इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो 92 से क्या हो गया 93, फिर मैंने लिखा यूरेनियम 239, लेकिन अब ये यूरेनियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 93 इसका एटॉमिक नंबर नहीं है। तो इसके अंदर क्या चेंज हो गया, मैंने इसको लिख दिया नेपच्यूनियम, क्योंकि 93 किसका है, नेपच्यूनियम का। नाउ उससे नेक्स्ट यदि अगेन एक बार फिर दोबारा से क्या करवा दिया जाए, इसका बीटा एलिमिनेशन करवा दिया जाए, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए प्लूटोनियम, तो ये देगा Pu। 93 से कितना चेंज हो गया है, अब इसके अंदर चेंज आ चुका है 93 से 94। ठीक है, मास नंबर सेम है, दैट इज 239। ठीक है, मास नंबर आपके पास सेम ही रहेगा, दैट इज हियर 239। ठीक है, तो दो मेथड तो ये हो गए कि आप सॉरी आप एक नेपच्यूनियम को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो कि स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं उसको यूरेनियम 235 जो है उसके ऊपर बम्बार्ड करा के आप यहाँ से नेपच्यूनियम की फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, नेपच्यूनियम की फॉर्मेशन हो गई। दूसरा क्या है, यदि आपने क्या लिया है, यहाँ आपने जो आइसोटोप लिया है 238 लिया है, और 238 से लास्टली आप किसकी फॉर्मेशन करा रहे हो, आप फॉर्मेशन करा रहे हो प्लूटेनियम, ठीक है, 239 की। थर्ड जिसके लिए आपसे बोला गया है दैट इज फॉर अमरीशियम। ठीक है, आप अमरीशियम को कैसे ऑब्टेन करते हो, तो देखिए जो आप अमरीशियम को ऑब्टेन करते हो तो आप इसको यूरेनियम से पहले प्लूटोनियम फॉर्म करके फिर प्लूटोनियम से अमरीशियम जो है ड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 94, और एटॉम मास क्या होता है इसका 239। ठीक है,
फर्स्ट केस में क्या किया जाता है, फर्स्ट केस में यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं। जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से यहाँ पर आपके पास मास नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मास नंबर इंक्रीज हुआ 240 एंड यहाँ पर 94, ठीक है। जो इंक्रीज हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस 240। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, अगेन एक न्यूट्रॉन फिर दोबारा से इसके ऊपर फॉल होता है। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा, दोबारा से आपके पास चेंज आएगा प्लूटोनियम के मास नंबर के अंदर। तो 94 तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है 241। अब आपको क्या चाहिए, हमें इससे फॉर्म करना है अमरेशियन। अमरेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 95, मास होता है 241। इट मींस यहाँ पर आप क्या कर दो, बीटा एलिमिनेशन करवा दो। जब इस तरह से फॉर्मेशन होगी तो अब आपके पास पीयू की जगह क्या आ जाता है, पीयू की जगह आ जाता है अमरेशियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो चुका है 95 और ऊपर जो एटॉमिक मास था, सॉरी मास नंबर था, वो क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आप क्या कर सकते हो, यहां से प्लूटोनियम से किसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, अमरेशियम 240 की। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास अबाउट द सेपरेशन ऑफ दीज बाय द आयन एक्सचेंज मेथड। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर्स के अंदर, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो देखिए जो आयन एक्सचेंज मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दूसरे एक्टिनाइड्स है उनको हम यूरेनियम से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो मेनली आपके पास यूरेनियम जो है वो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज होने वाले रोड्स हैं उनसे हम इनको ऑब्टेन करेंगे। तो हम उन रोड्स को पहले क्या करते हैं, क्योंकि वो काफी क्या होती है, हॉट होती है, दैट्स वाई हम उनको, और उनके अंदर से रेडिएशंस भी निकलती होती है, दैट्स वाई हम उनको क्या करते हैं 100 डेज के लिए क्या कर देते हैं, वो वाटर टैंक्स के अंदर रख देते हैं, सो दैट दे कैन कूल। ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, आपके पास कूल हो जाए। ठीक है, तो अब उनको कूल कर दिया गया। तो कूल किया गया, कूल करने के बाद हमने उनको यूज करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इरेडिएटेड कोल्ड फ्यूल एलिमेंट्स। ठीक है, आपने कोल्ड रोड्स को यूज किया है। अब सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके अंदर 7 मोलर क्या किया यूज किया जाएगा, 7 मोलर HCl, सॉरी 7 मोलर HNO3 डाला जाता है। 7 मोलर HNO3 जो है वो इसके अंदर डाला जाता है। जब ऐसा डाला जाता है तो एक क्या बनता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ μO2 पॉजिटिव। ठीक है, दिस वन इज नॉट लाइक दिस इज लाइक μO2 पॉजिटिव। और साथ ही साथ उसके अंदर क्या रहेगा, Pu जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। प्लस में कुछ क्या होते हैं, फिजन प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजन प्रोडक्ट्स जो और बाकी उसके अंदर बच गए वो उसके अंदर हैं। नाउ इस सॉल्यूशन को अब क्या कराया जाए, इस सॉल्यूशन के अंदर से हम फिजन प्रोडक्ट्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पर टीबीपी जो है वो यूज किया जाता है, टेट्रा ब्यूटाइल फॉस्फेट। क्या है इसका नाम, टेट्रा ब्यूटाइल फॉस्फेट। और ये कब किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ कैरोसिल, इन कैरोसिल के अंदर। ठीक है, जब कैरोसिल के अंदर डाला जाएगा तो जो आपके पास यूरेनियम वाला पीयू वाला जो पार्ट है वो तो चला जाता है किसके अंदर, कैरोसिन पार्ट के अंदर। और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज फ्यूजन प्रोडक्ट, वो साइड में सेपरेट हो जाता है। तो यहां से सेपरेशन हो जाता है एक तरह से कि आपके पास 2 पार्ट बन गए हैं सॉल्यूशन के जो आपने डाला था। ठीक है, एक के अंदर तो क्या बचा है, रेजिड्यू, जिसको आप बोल रहे हो, एक साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ रेजिड्यू, क्या लिखेंगे, रेजिड्यूज। और दूसरी साइड लिखते हैं कि सॉल्यूशन में अब क्या बचा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बचता है वो क्या है, सॉल्यूशन में बचने वाला है आपके पास फिजन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स, ऑफ
फिजन प्रोडक्ट्स। और फिजन प्रोडक्ट्स में क्या क्या थे? फिजन प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या थे? एनपी एंड अमरीशियम यहाँ होते हैं। ठीक है, तो एनपी एंड जो अमरीशियम है, नेपच्यूनियम और अमरीशियम, वो तो एक्वस सॉल्यूशन में चले गए हैं। नाउ रेजिड्यूज की साइड क्या बचा? ठीक है, तो रेजिड्यूज में यहाँ पर बच जाता है आपके पास म्यू UO2 पॉजिटिव, साथ ही साथ जो बचा हुआ क्या था उसमें सॉल्यूशन में क्या था ऊपर? PU4। ठीक है, ये आपके पास बच जाता है रेजिड्यू के अंदर। ओके, नाउ ये जो रेजिड्यू आपके पास है इसको फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है, किसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा? इसको रिएक्ट करवाया जाएगा आपके पास आयरन, या देखो इसका जो आप PU का यदि ऑक्सीडेशन करना चाहो तो HNO3 के साथ फिर वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। रीजन ये होता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना PU के केस में थोड़ा क्या होता है आपके पास पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि PU जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या करवाया जाता है? रिडक्शन करवाया जाता है। रिडक्शन विद आयरन, आपके पास है आयरन Fe NH4 NH4SO3 ट्वाइस। ठीक है, इसकी हेल्प से रिडक्शन होगा। अब ये रिडक्शन होता है तो इसमें जो PU का पार्ट है वो एक साइड चला जाता है। ठीक है, PU का पार्ट जो रहेगा वो तो अपने साइड एक साइड चला जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट है वो किसका बच जाएगा? MiO2 का। ठीक है, और MiO2 किसमें है? उसमें TBP के अंदर। ओके, तो एक साइड जो एक्वस सॉल्यूशन बचा, एक साइड आपके पास सॉल्यूशन है और एक साइड आपके पास फिर दोबारा से क्या बच गया? एक रेजिड्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपके पास अभी मैंने क्या बताया? यहाँ आपको मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PU4। ओके, तो ये आपके पास मिल जाता है, लेकिन ये PU रिड्यूस हो गया तो मतलब PU4 नहीं बचेगा। अभी क्या बचेगा? रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लेस हो जाएगी, दैट इज 3। ओके, नाउ फर्दर इसको हम क्या करते हैं? PU3 को पहले इसको देख लेते हैं, इसको अब ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा, तो ये क्या फॉर्म कर देता है? ये फॉर्म कर देता है आपके पास एक्वस। आपके पास क्या बचेगा? PU किस फॉर्म में? 4 में। ठीक है, तो एक साइड आपके पास ये आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यही लिख देती हूँ PU के केस को, यहाँ इस साइड इसको कर रहे हैं हम। यूरेनियम का वाला जो पार्ट रहेगा रेजिड्यू, वो नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट फेज के ऊपर। तो यहाँ पे एक्वस जो सॉल्यूशन था उसको अब किसके साथ ट्रीट किया जाता है? यहाँ ऑक्जेलिक एसिड के साथ उसको ट्रीट किया गया। जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया तो इसने PPTs फॉर्म कर दी। ठीक है, क्या PPTs फॉर्म की? PuC2O4 कहाँ से आया? ऑक्जेलिक एसिड से, एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ना वाटर है इसके अंदर, क्रिस्टलाइज करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और आपको फाइनली यहाँ पर मिलेगा PuO2। ठीक है, आपको क्या मिल जाता है? प्लूटोनियम का ऑक्साइड मिल जाता है। दिस वन इज U, नॉट 4, कभी इसको 4 आप रीड आउट करो, दिस इज PuO2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास प्लूटोनियम के ऑक्साइड मिल गए हैं। नाउ आपके पास जो ये पार्ट बच गया ऊपर, ठीक है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। जो पार्ट आपके पास यहाँ बचा हुआ है रेजिड्यू, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो एक साइड आपके पास रेजिड्यू बचा हुआ है, ठीक है, जो रेजिड्यू था एक साइड आपके पास, जिसके अंदर क्या क्या चीजें थी? उसके अंदर प्रेजेंट था आपके पास MiO2 पॉजिटिव, किसके अंदर? इन ट्राईब्यूटाइल फोस्फीन। ठीक है, उसको अब फर्दर क्या कराया जाता है? फर्दर उसका एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है विद 0.2 मोलर HNO3। 0.2 मोलर HNO3 के साथ उसको क्या किया जाएगा? एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाता है? आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा ये यूरेनियम एक्वस जो है MiO2, और नाइट्रेट था तो नाइट्रेट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक्वस नाइट्रेट इसके अंदर आपको मिलेगा। इसको जब इवोपरेट किया जाएगा, ठीक है, इसको इवोपरेट किया जाएगा तो आपके पास यहाँ फॉर्म हो जाता है। इवोपरेशन के बाद इसके अंदर MiO2 एंड नाइट्रेट है, इसके अंदर NO3 ट्वाइस एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर है। नाउ वाटर के रिमूव करने के लिए इसको फिर दोबारा से फर्दर क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपको मिलता है MiO3।
पिच ब्लेंड सॉरी UO3 जो है आपको मिल जाता है। नाउ फर्दर इसको हम क्या करते हैं, फर्दर इसको फिर दोबारा से हीट कर देते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। कितने टेम्परेचर पर, अब टेम्परेचर ज्यादा ले लिया 700, तो 700 पर इस पे आपको मिल जाता है MuO2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ क्या मिल जाता है, यूरेनियम का ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू एक्टिनोइड्स का सेपरेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने जो रोड ली थी यूरेनियम की उसको कूल किया, कूल करने के बाद हमने उसको नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डाला, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, TBP ऐड किया, तो उससे आपके पास NP और AM के जो भी आपके पास फिर जो फ्यूजन प्रोडक्ट है वो साइड में हो गए, आपके पास सिर्फ 2 बची। कौन कौन सा बचा, UO2 पॉजिटिव एंड PU। ठीक है, फिर उन दोनों को फिर उनका रिडक्शन करवाए, तो रिडक्शन से PU एक साइड चला जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर उसको ऑक्सीडाइज करके हम क्या कर देते हैं, ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करके लास्टली हीटिंग के थ्रू उसके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो बाकी बचा यहाँ जो रेजिड्यू था, ठीक है, लाइक दिस वन TBP जो था यहाँ पर, उसका हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, एक्वस HNO3 के साथ सॉरी 0.2 मोलर HNO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं। उसकी ट्रीटिंग से आपके पास यहाँ पर एक्वस फॉर्म में मिल जाता है MuO2 NO3। ठीक है, उसको इवोपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रेट के साथ सम वाटर मॉलिक्यूल्स, देयर इज वाटर H2O। ओके, और लास्टली आप फिर क्या करते हो, इसको यहाँ से दोबारा से हीट करोगे, एक बार हीट करते हो तो UO3 मिलेगा, दोबारा हीट करते हो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में MuO2 की फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अबाउट द लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड सिमिलरिटी। ठीक है, हमें देखना है लेंथेनाइड और एक्टिनोइड। हमने लेंथेनाइड को कंप्लीट स्टडी किया है, एक्टिनोइड्स को कंप्लीट स्टडी किया है। अब हम उनके अंदर क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे। तो देखिए दोनों ही केसेस में फर्स्ट डिफरेंस आपके पास आता है कि इन बोथ द केसेस आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन f ऑर्बिटल, सभी को पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल्ड किए जाते हैं, f ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किए जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज दैट बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी है आपके पास कि बोथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड वन कि इनके अंदर क्या होता है, दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, बोथ आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर दैट दोनों के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इन बोथ केसेस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे पास लेंथेनाइड के अंदर Yb2 पॉजिटिव होता है ज्यादा स्टेबल लेंथेनाइड में, ऐसे ही NO2 पॉजिटिव किसके अंदर स्टेबल होता है, ये लेंथेनाइड के अंदर स्टेबल है, ये एक्टिनोइड्स के अंदर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये थे इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज। नेक्स्ट सिमिलरिटी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट यदि सिमिलरिटी देखी जाए इनके अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के अंदर। ठीक है, बोथ शो कॉन्ट्रैक्शन इन देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, क्या होता है कि दोनों के दोनों केसेस में जब आप क्या करते हो, इन बोथ केसेस जो आपके पास साइज होती है, ठीक है, आयनिक रेडियाई और वी कैन से एटॉमिक रेडियाई, वो क्या होती है, दोनों केसेस में डिक्रीज होती है विद इन द सीरीज, या कह सकते हो विद इन increase in एटॉमिक नंबर। हमने इसके बारे में पढ़ा था एटॉमिक नंबर कि दोनों के केसेस में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियाई के अंदर स्लाइट डिक्रीज होता है। तो जैसे लेंथेनाइड के अंदर डिक्रीज होता है वैसे ही डिक्रीमेंट किसके अंदर पाया जाता है, आपके पास एक्टिनोइड्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज
बोथ जो आइसोमेरिज्म, ठीक है, इनके जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, बोथ शो, या कह सकते हो देयर बोथ कंपाउंड्स, कंपाउंड ऑफ बोथ द सीरीज, कंपाउंड ऑफ compound of elements of both the series क्या दिखाते हैं आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म, शो आइसोमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्टेंस वो शो करते हैं, ठीक है। नाउ अब इनके देखे जाए तो इनके जो फ्लोराइड्स, ठीक है, इनके फ्लोराइड्स एंड जो क्या होते हैं, कार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स दोनों के ही, ठीक है, दोनों के फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स जो हैं वो तो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, वो क्या होंगे आपके पास, इनसोल्यूबल होते हैं। और जो इनके नाइट्रेट्स हैं, जो इनके नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट होते हैं, नाइट्रेट सल्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ओके, दोनों के ही, ओके। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, देखिए कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों को जब हम क्या देखते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, तो दोनों के अंदर जो एफ ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, इन बोथ केसेस जो एफ ट्रांजिशन होती है तो उससे जो आपके पास स्पेक्ट्रा मिलता है, जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो कैसा स्पेक्ट्रा मिलता है आपको, शार्प लाइन बैंड्स उसके अंदर मिलती है, वो कैसा मिलता है, शार्प मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी और रह जाती है कि बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर, बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर, ओके। और इनके जो आपके पास इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये कुछ जो थी आपके पास सिमिलरिटीज थी लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स के अंदर, कि दोनों के केसेस में इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। जैसे लैंथेनाइड में Yb2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, वैसे ही NO जो है NO2 पॉजिटिव एक्टिनोइड्स में एग्जिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि दोनों के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जाता है आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई के अंदर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं दोनों सीरीज के अंदर, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक नंबर के साथ डिक्रीज हो जाती है, दोनों के कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। यदि बात की जाए लैंथेनाइड के फ्लोराइड और कार्बोनेट्स की, वो इंसोल्यूबल होते हैं, ऐसे ही एक्टिनोइड्स के जो फ्लोराइड और कार्बोनेट होते हैं वो भी इंसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। लेकिन यदि दोनों के नाइट्रेट्स ऑफ सल्फेट की बात की जाए तो वो दोनों सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम उनका ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है, यदि एफ ट्रांजिशंस के अंदर उनका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो एक्टिनोइड्स एज वेल एज जो लैंथेनाइड्स हैं उनका स्पेक्ट्रा आपको शार्प मिलता है, ठीक है, एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो हम जो है डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट वन हम देखेंगे कि किस किस प्रॉपर्टीज में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि आपने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज किया है तो आप इजीली जो है इनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड चैप्टर को कवर नहीं किया है वो पीछे की जो वीडियो लेक्चर्स है उसके थ्रू लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास प्रॉपर्टीज में देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए हमने कहा कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ये तो सही था, लेकिन डिफरेंस क्या था, दे शो, ये क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उसके साथ साथ ये दिखाते हैं यहाँ पर +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेकिन जब आप एक्टिनाइड्स में जाते हो तो मतलब ये यहाँ पर है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो की जाती है, लोअर
ऑक्सीडेशन स्टेट शोन की जाती है लैंथेनॉइड्स के थ्रू। लेकिन जब एक्टिनोइड्स के केस को देखा जाता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ वहां पर क्या है, +2, +4, +5, +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो की जाती है। इसका मतलब ये है कि एक्टिनोइड शो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंथेनाइड ने तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो की और एक्टिनोइड्स ने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें तो एक ही एलिमेंट जो यूरेनियम होता है एक्टिनोइड्स के केस में, ठीक है, इसके केस में जो आपके पास यूरेनियम होता है वो क्या दिखाता है, वो +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, +5 भी और +6 भी। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट जो है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी, +6। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज अबाउट देयर कलर। ओके, तो देखिए कलर जो होता है उसके केस में जो लैंथेनाइड्स हैं उसका ये बोला गया है कि मोस्टली जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, कलरलेस होते हैं। मोस्टली लैंथेनाइड्स क्या होते हैं आपके पास, कलरलेस होते हैं। लेकिन जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली कलर्ड। मोस्टली क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, यदि देखो यदि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल यूरेनियम 3 पॉजिटिव की बात की जाए तो वो कैसे कलर का होता है, वो होता है आपके पास रेड कलर का। इसी तरह से यदि बात की जाए यूरेनियम 4 पॉजिटिव, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहा है। तो 4 में वो ग्रीन शो कर रहा है, 3 में रेड कलर शो कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि लैंथेनाइड जो मोस्टली होते हैं, हालांकि लैंथेनाइड्स में कुछ जो एलिमेंट्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर कलर शो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो कलरलेस ही होते हैं। और एक्टिनोइड्स के केस में ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर बोल सकते हो या बिहेवियर। ओके, तो बताइए आपके पास लैंथेनाइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं या नहीं होते हैं, क्या उनके पैरामैग्नेटिक नेचर को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है लैंथेनाइड्स का उसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन देयर पैरामैग्नेटिक behavior can easily explain, behavior can easily explain, इजीली उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि इस केस में क्या होता है आपके पास ऑर्बिटल और स्पिन मोशन आप दोनों ले लेते हैं। क्योंकि जब लैंथेनाइड लेते हो तो लैंथेनाइड के अंदर 4f ऑर्बिटल अंदर की साइड होता है, डीपली बरीड होता है। दैट्स वाई लिगैंड उसके साथ इंटरेक्शन अच्छे से नहीं कर पाता। यदि इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा तो वो उसके ऑर्बिटल मोशन को क्विंच भी नहीं कर पाता। तो हम इजीली जो है स्पिन मोशन और जो उसका ऑर्बिटल मोशन है उसके थ्रू उसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसके केस में क्या है कि यहाँ पर 5f ऑर्बिटल थोड़ा बाहर होता है, तो हम उसके जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उसको इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर cannot be easily explained, ठीक है, उसको इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास बेसिक नेचर। देखिए बेसिक नेचर के अंदर क्या होता है कि यहाँ ये बोला गया कि जब लैंथेनाइड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं आपके पास, बेसिक तो होते हैं बट दे आर लेस बेसिक देन एक्टिनोइड्स। तो लेस बेसिक आप इसको बोल सकते हो देन एक्टिनोइड्स, और जो एक्टिनोइड्स हैं उनको क्या बोलेंगे, दीज आर मोर बेसिक। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है फिफ्थ, दैट इज रेडियो एक्टिव नेचर। रेडियो एक्टिव नेचर,
हमने सिमिलरिटी देखी तो हमने कहा था कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। बट कितना रेडियो एक्टिव है लैंथेनाइड्स के अंदर, हालांकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है, वो क्या मिलता है आपके पास, प्रोमीथियम। तो मतलब एक ही मिला, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि लैंथेनाइड जो है वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। मीन्स all lanthanoids are non radioactive, are non radioactive। आप इसको यहां पर लिखेंगे नॉन रेडियो एक्टिव, दिस वन इज नॉन रेडियो एक्टिव। ओके, नॉन रेडियो एक्टिव है। इसके अंदर एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम, एक्सेप्ट प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन यदि बात की जाए एक्टिनोइड्स की, तो एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। वो सारे के सारे क्या होंगे, रेडियो एक्टिव आपको मिलेंगे। ठीक है, 6 डिफरेंस है आपके पास, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो अनायंस, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो एनायंस और डाइऑक्सो एनायंस। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करते हैं किसकी, इसके ये जो आपके पास केस गिवन है लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स के केस में जो लैंथेनाइड है वो जल्दी से ऑक्सोकटायन नहीं बनाते, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायन, ये ऑक्सोकटायन नहीं बनाते। लेकिन आपके पास जो ये है एक्टिनोइड्स, दे फॉर्म ऑक्सोकटायन, फॉर्म ऑक्सोकटायंस। और ऑक्सोकटायंस किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लाइक आपके पास बना सकते हैं वो यूओ पॉजिटिव, यूरेनियम सबसे ज्यादा बनाता है, यूओ पॉजिटिव हो सकता है, यूओ2 पॉजिटिव हो सकता है, या क्या हो सकता है, यूओ पॉजिटिव डाइऑक्सो एनायन भी बना सकता है, और ये भी बना सकता है। और या दूसरा एलिमेंट यदि हम यहाँ ले लें तो वो क्या हो सकता है आपके पास, PuO2 पॉजिटिव। इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, ऑक्सोनाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी एक्टिनोइड्स में ज्यादा होती है और लैंथेनोइड्स के अंदर कम होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, दैट इज अबाउट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स। इनके केमिस्ट्री क्या है एलिमेंट्स की, वेदर दे आर सिमिलर और डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए जब लैंथेनाइड का केस आता है तो उस केस में 4f और जो 5d होता है, उन ऑर्बिटल्स के बीच का जो आप देखेंगे एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होता है यहाँ पर, लार्ज होता है। लार्ज एनर्जी गैप्स की वजह से वो क्या दिखाते हैं, फेयरली सिमिलर होते हैं, फेयरली सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। जब आप एक्टिनोइड्स के केस में देखते हो तो एक्टिनोइड के केस में जो 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी के बीच में जो गैप होता है वो स्मॉल होता है, एनर्जी गैप इज लेस। ओके, एनर्जी गैप आपने वहां पे क्या देखा था, कम देखा था, दैट्स वाई इनकी केमिस्ट्री क्या मिलेगी आपके पास, डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट द शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, तो देखिए यहाँ जो शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट किया जाता है वो तो कौन करता है, 4f ऑर्बिटल जो है वो शो करता है, और जो दूसरे के अंदर एक्टिनोइड्स के अंदर है वो 5f शो करता है। तो जो आपके पास 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन शो ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जब ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं दैट्स वाई उनकी साइज क्या मिलती है आपके पास, लार्ज मिलती है। और जो आपके पास 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल शो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, शो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट ये भी शो करते हैं लेकिन लैंथेनोइड के कंपैरिजन में क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट वन जो डिफरेंस है दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, टेंडेंसी टू फॉर्म complexes।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी, देखो हमने कहा था दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो आपके पास लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, आपके पास लेस होती है, लेस टेंडेंसी। रीजन हमने क्या बताया था, क्योंकि वहां पर जो 4f ऑर्बिटल है वो क्या है, डीपली बरीड होता है, वो जल्दी से इंटरेक्शन शो नहीं करता है। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की ज्यादा होती है, तो मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 5f ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, डिफ्यूज्ड है, वो बाहर की साइड जो होता है, बाहर की साइड जो है होगा, तो वो क्या करेगा, लिगेंड के साथ इजीली इंटरेक्शन शो करके क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, 10th डिफरेंस इज अबाउट देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो जब रिएक्टिविटी का आता है तो देखिए, जो आपके पास लेंथेनाइड्स होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव। क्यों होते हैं रिएक्टिव, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बताया था कि वो क्या होती है भाई, आपके पास लो होती है, तो हम बोल देंगे दीज आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, कि रीजन इसका क्या है, बिकॉज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ये डोनेट कर देंगे। ठीक है, और दीज आर लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ओके, यदि रिएक्टिविटी कम है तो इट मींस इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मिलेगी, आपके पास हाई मिलती है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी दे शो लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आता है 11th वन, दैट इज अबाउट देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन किया जाए तो हमने क्या बताया था कि जो आपके पास लेंथेनाइड होते हैं वो मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 7, 8 और 9 शो करते हैं, बट जो 4 मतलब जो मेटल जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लाइक सीरियम होता है, वो 12 शो कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक्टिनॉइड्स जो है वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ही शो करेंगे, और वो करते हैं आपके पास 8, 9 और 12। ठीक है, इस तरह से। नाउ एक और डिफरेंस आपके पास बचता है, दैट इज अबाउट देयर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है आपके पास 4f ऑर्बिटल्स की क्या होती है, हाई होती है। 4f ऑर्बिटल्स की क्या मिलती है, हाइयर मिलती है, और 5f ऑर्बिटल की बाइंडिंग एनर्जी आपके पास क्या होती है, लोअर होती है। तो आप कह सकते हो कि बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, बाइंडिंग एनर्जी लेंथेनाइड के केस में क्या है, ज्यादा है, और एक्टिनॉइड्स के केस में कम है। यस, वन मोर डिफरेंस जो आपके पास यहाँ रह गया, जो बेसिक ही है, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है तो 4f के अंदर सभी को पता है, और इसके अंदर किस में होती है, 5f के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं लेंथेनाइड्स में +3 शो की जाती है, +2 एंड +4, लेकिन एक्टिनॉइड्स में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है, +3, +4, +5, +6 और +7 तक। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कलर के बारे में, कि जो मोस्टली लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड मोस्टली क्या मिलेंगे आपको, कलर्ड मिलते हैं। देन हमने डिस्कस किया था पैरामैग्नेटिक नेचर, तो लेंथेनॉइड्स मोस्टली क्या होते हैं आपके पास, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देन बेसिक नेचर देखा तो लेंथेनाइड ज्यादा कम बेसिक थे, और एक्टिनॉइड्स आपके पास क्या थे, ज्यादा बेसिक थे। देन हमने देखा रेडियो एक्टिव नेचर, तो आपके पास दोनों के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन जो लेंथेनाइड्स है उनके अंदर कम है, उसमें मोस्टली एक ही जो एलिमेंट होता है दैट इज प्रोमेथियम, वही शो करता है रेडियो एक्टिविटी। बाकी एक्टिनॉइड्स तो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है। देन फॉर्मेशन जो करवाते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोनाइंस। ठीक है, तो लेंथेनॉइड की जो है टेंडेंसी नहीं है कि वो ऑक्सोकटायंस की फॉर्मेशन कर सके, लेकिन एक्टिनॉइड्स कर सकता है, जैसे यूरेनियम करता है UO पॉजिटिव की फॉर्म में, UO2 पॉजिटिव की फॉर्म में, एंड प्रोमेथियम भी करता है, PU भी करते हैं। ठीक है, प्लूटोनियम PuO2 2 पॉजिटिव की फॉर्म में कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने कहा कि जो आपके पास लेंथेनाइड्स हैं उनके एलिमेंट्स जो है वो फेयरली सिमिलर होते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप जो है उनका काफी ज्यादा होता है। 4
4F एंड 5D के केस में। लेकिन एक्टिनोइड्स के केस में जो एलिमेंट्स है उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। उसका रीजन क्योंकि 5F एंड 6D के अंदर जो एनर्जी गैप है वो क्या है आपके पास काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने फिल की थी तो हमने देखा था कि 5F और 6D के अंदर कभी हम D के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो कभी F के अंदर। ठीक है, तो उसमें एनर्जी का गैप कम था, दैट्स वाई कई बार इलेक्ट्रॉन जो है D के अंदर भी फिल किया जाता था, जो स्टार्टिंग के 4 और 5 एलिमेंट्स थे उनके केस में। देन सील्डिंग इफेक्ट, तो जो 4F ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा सील्डिंग शो करते हैं और 5F जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पुअर सील्डिंग शो करते हैं। देन टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, लेंथेनाइड कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और करता भी है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 7, 8 और 9 होते हैं। और जो आपके पास एक्टिनोइड्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है क्योंकि उसका 5F ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 9 एंड 12। रिएक्टिविटी देखी जाए तो लेंथेनाइड ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिनोइड कम रिएक्टिव है। लेंथेनाइड ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लो होती है और जो एक्टिनोइड्स है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। बाइंडिंग एनर्जी की बात की जाए तो 4F ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी हायर होती है एंड 5F ऑर्बिटल्स की बाइंडिंग एनर्जी लेसर होती है। ओके, ये आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लेंथेनाइड में 4F ऑर्बिटल के अंदर डालते हैं, एक्टिनोइड्स में 5F ऑर्बिटल्स के अंदर डालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स। नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या कंपेयर डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं इनकी साइज के अंदर। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, कम होती है, दैट्स वाई इनकी साइज क्या मिलेगी आपको, स्मॉलर इन साइज। दीज आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, और क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज साइज। ठीक है, ये बेसिक है, सभी को पता है कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज या डिक्रीज है। नाउ सेकंड है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखिए जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने एफ ब्लॉक को बोला कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शेम जो करते हैं जैसे अल्कली मेटल्स करते हैं। प्यूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो मतलब एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपके पास, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो हम इसमें लिखेंगे दीज हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, और एफ ब्लॉक के बारे में बात करें देन दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्ड थिंग अबाउट इट कि यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था डी ब्लॉक के अंदर कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर वेरिएबिलिटी मिलती है, वेरिएबिलिटी एफ ब्लॉक में भी मिलती है लेकिन यहाँ क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और यहाँ क्या मिलती है आपके पास, दे डू नॉट शो greater variability in ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादा ये वेरिएबिलिटी शो नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इनका बेसिक नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर देखा जाए तो आपने क्या बताया था कि जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दैट आर लेस बेसिक। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं एंड इनके क्या है, हाइड्रोक्साइड्स हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं दैट आर लेस बेसिक, वो क्या होंगे, कम बेसिक होंगे। जबकि एफ ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, इनके क्या है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो है वो क्या होंगे आपके पास, मोर
बेसिक। ठीक है, ये आपके पास हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास अबाउट देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, फिफ्थ डिफरेंस यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी देखते हैं तो देखिए जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इजीली कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल डायरेक्ट जो है लिगैंड के उसके कांटेक्ट में आ जाता है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं डू नॉट इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, डू नॉट फॉर्म इजीली कॉम्प्लेक्सेस, ये इजीली कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन नहीं करती। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है कैसे डिफरेंस है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर, यदि हम देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कि इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे कैसे मिलती है। तो देखिए जो डी ब्लॉक के होते हैं उन केस में आपको मिलता है ब्रॉड स्पेक्ट्रा। क्या मिलता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि 4d ऑर्बिटल इजीली लिगेंड के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है किसका, ऑफ देयर सॉल्ट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, इनके कंपाउंड्स का जो भी आपके पास स्पेक्ट्रा मिलेगा वो ब्रॉड मिलेगा, लेकिन जो एफ ब्लॉक के होते हैं वो क्या करते हैं, शार्प दिखाते हैं, शार्प स्पेक्ट्रा भी दिखाते हैं। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि शार्प स्पेक्ट्रा को आप क्या बोले कि यहाँ पे नैरो बैंड्स मिलते हैं आपको। ठीक है, शार्प स्पेक्ट्रा और वी कैन से नैरो बैंड्स अपीयर होंगे आपको एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, रीजन आपको बता दिया क्योंकि एफ ब्लॉक का जो आपके पास 4f ऑर्बिटल होता है वो इंटरेक्शन कम करता है। ठीक है, हालांकि 5f करता है लेकिन इतना नहीं करता है, वो अंदर की साइड होता है। ठीक है, वो 2 सेल्स अंदर है, दैट्स वाई कम कर पाता है, इसीलिए जो बैंड अपीयर होगा वो कैसा होगा, नैरो अपीयर होगा। लास्ट में है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यदि देखा जाए। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होती है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज यदि देखी जाए तो डी ब्लॉक के अंदर जो है वो ऑर्बिटल मोशन तो बिल्कुल क्विंच हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन क्विंच क्यों होता है? क्योंकि लिगेंड ने उसके ऑर्बिटल मोशन को क्या कर दिया, क्विंच कर दिया है। तो यहाँ ओनली क्या होगा आपके पास, जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो आप ओनली निकालते हो उनके स्पिन का। ठीक है, और फॉर्मूला होता है उसमें n इंटू एन प्लस 2। लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर क्योंकि उनका ऑर्बिटल मोशन क्विंच नहीं होता, इसीलिए उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो स्पिन की वजह से भी आता है और साथ ही साथ आता है उनके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपको पता है 4s इंटू एस प्लस 1, दिस इज s, एंड आपके पास होता है इंटू एल प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम एफ ब्लॉक का मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोनों में हमने बोल दिया यहाँ किस किस का रोल है, ओनली स्पिन, ओनली स्पिन इनवर्ड, स्पिन मोशन जो है वो काउंट किया जाता है डी ब्लॉक में। और यहाँ क्या होता है, स्पिन मोशन एज वेल एज क्या होगा आपके पास, ऑर्बिटल मोशन, दोनों ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के साथ एक्टिनॉइड पार्ट जो है आपके सिलेबस का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।